अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मुसलमानों पर फिदा है और बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम भाई बीजेपी के साथ आ जाएं। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? जिस तादाद में असेंबली के इलेक्शन में मुस्लिम वोट अपोजिशन की तरफ गया है, एक मुश्त एक पार्टी विशेष को, ये बीजेपी को बेचैन किए हुए है। लखनऊ में पिछले 2 दिनों से मुसलमानों के बीजेपी सम्मेलन करवा रही है। किसके सम्मेलन? मुसलमानों के। क्यों करवा रही है? ताकि ये जो एक मुश्त वोट जा रहा है इसको रोका जाए। मुसलमानों के नुमाइंदों को बुलाकर उनको समझाया जा रहा है, साथ आ जाओ। क्या साथ आएंगे? ऐसा संभव है? हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई काम यूं ही नहीं करती हैं, कुछ तो बात है। तो क्या बात है, यही आज इस डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अभूतपूर्व घटना हो रही है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिन से खुलेआम एक बड़ा सम्मेलन करवा रही है। किसका सम्मेलन? मुसलमानों का। उत्तर प्रदेश में 18% से ज़्यादा का वोट शेयर वाली आबादी, एक कम्युनिटी जो एक नाके से गुजरती है। एक नाका मतलब एक राय पर चलती है कहाँ वोट करना है। कभी कांग्रेस के साथ थे ये, फिर बीएसपी के साथ भी कुछ वक्त रहे, लेकिन काफ़ी समय से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। इनका एक मुश्त वोट बीजेपी को बेचैन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि लास्ट असेंबली इलेक्शन में इन्होंने इकट्ठे वोट किए थे। किसके हक में? समाजवादी पार्टी के हक में। तो अब बीजेपी मुसलमानों के साथ इन दूरियों को थोड़ा कम करना चाहती है। आपको ध्यान हो तो आरएसएस प्रमुख पिछले दिनों दिल्ली के एक मस्जिद गए थे, इमाम साहब से मिले थे, जिन्होंने आरएसएस के प्रमुख को राष्ट्रपिता के बराबर का दर्जा दिया था। तो मुसलमानों के साथ बीजेपी अपनी राजनीतिक और सामाजिक दूरी को कम करना चाहती है, बल्कि इस दूरी को मिटा देना चाहती है। लेकिन क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ के अपने अनुभवों के आधार पर बीजेपी का दामन थामेंगे? बीजेपी के साथ ये जो दूरियां हैं ये मिटेंगी, या ये सब कुछ स्ट्रेटजिक है, या बीजेपी बूथ पर अपने विरोध को कम करना चाहती है? बीजेपी जैसे संगठन कोई रणनीति, कोई कार्यक्रम यूं ही नहीं बनाते हैं, उसके पीछे उनके बड़े राजनीतिक उद्देश्य निहित होते हैं। तो बीजेपी किसका सम्मेलन करवा रही है, यह भी गौर करने वाली बात है। सब मुसलमानों को नहीं, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदियों को नहीं, पसमानदा मुसलमान। अब आप अचरज में होंगे कि ये कौन से मुसलमान हैं? तो ये वो मुसलमान हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, जैसे अंसारी, राइनी, नाइक, सलमानी, इस तरह की कम्युनिटी वाले, इदरीस, कुरैशी, ये सब पिछड़े मुसलमान, अंसारी, ये सब मुसलमानों में पिछड़ी कम्युनिटी है। हालांकि मुस्लिम धर्म में भेदभाव जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक फॉरवर्ड तबका है जो आगे निकल गया और एक पीछे वाला है। ये कितना है? ऐसा राजनीतिक लोग दावा कर रहे हैं, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो दावा है वो बता दे रहा हूँ। उनका कहना है कि मुसलमानों में 15% फॉरवर्ड है, 85% पसमानदा मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान। मुस्लिम कम्युनिटी के कई नेता पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को खूब हवा देते रहे, लेकिन कभी इसके कोई ठोस प्रमाण राजनीतिक रूप से नहीं मिले कि पसमानदा मुसलमान कहीं इकट्ठे गया हो। जब वोटिंग पैटर्न है तो फिर कम्युनिटी वोटिंग पैटर्न आता है। तो बीजेपी ये रिस्क क्यों ले रही है? तो बीजेपी एक सधा हुआ राजनीतिक दांव खेल रही है। अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। पिछले 2 दिनों से लखनऊ के भीतर, कल ब्रजेश पाठक, आज केशव प्रसाद मौर्य, इनकी मुख्य अतिथि अध्यक्षता में पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन हो रहा है लखनऊ में, जहां ये बताया जा रहा है कि साहब आप बीजेपी के साथ आ जाओ, बहुत फ़ायदा है, हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, कम्युनिटी में हर आदमी तक लाभार्थियों की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी, उन्हें कन्विंस किया जा रहा है। लेकिन
क्या पसमानदा मुस्लिम कार्ड मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर काम करेगा? अगर कर गया तो बीजेपी अपना वोट शेयर 43% से कहां पहुंचाना चाहती है? 60%। लेकिन क्या ये संभव है? क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अपने अनुभव हैं और जो उत्पीड़न की कहानियां हैं और जो भेदभाव है, जो कई बार बहुत विजिबल भी होता है, क्या उसे भूल जाएंगे? या बीजेपी कुछ ऐसा करिश्मा करेगी कि वो भूलें? तो अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन को तो अभी भी यकीन नहीं है कि ऐसा संभव है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कब कौन सा दांव किसके ऊपर सटीक बैठ जाए कह ही नहीं सकते हैं आप, समझ ही नहीं सकते हैं। कब किसने आपको कमर से उठा के नीचे पटक के धड़ाम कर दिया, आप चित चारों खाने। तो ये पसमानदा सम्मेलन चर्चा का विषय है कि बीजेपी मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है? कोई तो बात है। तो क्या बात है? यही आज डिबेट का विषय है। कुछ बयान सुनिए। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, पसमानदा समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के बाद से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको टेस्ट पट्टा बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया। उदय पाटिल जी, उदय पाटिल जी, उदय पाटिल जी, किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, दूसरा कोई नहीं है। मोदी जी लगातार पसमानदा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम योजनाओं के अंदर, चाहे वो 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप हों, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख मुसलमानों को आवास दिए, 1.25 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड दिए, 40 लाख बिजली के कनेक्शन दिए, 3 करोड़ लोगों को राशन दिया। तमाम अगर मैं बात करूं तो एक नया वर्ग खड़ा हुआ है पसमानदा समाज के अंदर, लाभार्थी। बीजेपी कुछ चंद इस्लाम की नीतियों और शरीयत का विरोध करने वाले मुसलमानों को लेकर एक सम्मेलन कर रही है, जिसको वो पसमानदा सम्मेलन के नाम से पुकार रहे हैं। आम मुसलमान हमेशा से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा। मैं समझता हूं कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है। मुसलमान उनके साथ ना थे, ना कभी जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे बयान सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। बहुत दिलचस्प बात है आज, और बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। बहुत सिलेक्टेड मेहमानों को बुलाया हूं। आज की परिचर्चा राजनीति को एक नई दिशा देने वाली है। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी। आसिफ रिजवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका धन्यवाद कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। तो भाई समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ये आजकल बीजेपी यू टर्न मारकर तिरछी चाल चल रही है। ये आजकल मुसलमानों के प्रति इतनी मोहब्बत कहाँ से उमड़ रही है? कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस नारे को लेके हम 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे जी, और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमारे एजेंडे में उत्तर प्रदेश के सभी का विकास, उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जो जनता है उसका विकास हो, तरक्की हो, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग खुशहाल रहें, सबको सुरक्षा मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से सांसद हैं। हम सबको उनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है, और उस नारे को चरितार्थ करने के लिए हमने सभी समाज के विकास की चिंता की है, समाज के लोगों के उत्थान की चिंता की है, और हम सदैव समाज के लोगों के साथ बात करते रहते हैं, उनकी कठिनाइयाँ समझते हैं, उनकी कठिनाइयों के समाधान का प्रयास करते हैं।
और ये प्रयास करते हैं कि उनकी कठिनाइयों का हम समाधान कर सकें और उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ के उनको आगे बढ़ा सकें। हर मनुष्य का विकास हो, हर महिला पुरुष का विकास हो, उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, तरक्की मिले। तो आपका इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है? ये जो पसमानदा मुसलमानों की समिट आप लखनऊ के भीतर करा रहे हैं, समीर जी की आवाज़ फ़ोन पर ले ली जाए जी, आप बोलें, कंटिन्यू करें। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम जो है सबके विकास की बात कर रहे हैं, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, जो भी समाज का पिछड़ा वर्ग है उसका विकास होना चाहिए। उसके लिए हम योजना बनाते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। आप हमारी सरकार की योजनाओं को देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने बनाया, समाज के सभी वर्गों को मिला। उज्ज्वला योजना समाज के सभी वर्गों को मिला। शौचालय योजना समाज के सभी वर्गों को हमने शौचालय देने का काम किया। किसान सम्मान निधि हमने सबको दिया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हैं कि हमने उनको योजना देने का काम किया, उनका विकास करने का काम किया। जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हमने कभी भी उनके विकास को रोकने का काम नहीं किया है। हम सदैव जाति, धर्म, मजहब से अलग हटके विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, हम उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कहीं भी धर्म किसी मामले में आड़े नहीं आया है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरे साथ MIM के प्रवक्ता आसिम वकार जुड़े हैं। वकार साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आजकल वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दानिश अंसारी का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पहली पसंद बीजेपी। और पाठक जी क्या कह रहे हैं? पसमानदा मुस्लिम भाइयों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, हम साथ देंगे। तो ये बताइए, ये रणनीति के पीछे का कारण क्या आपको लगता है? ये कर क्या रहे हैं? नहीं, देखिए, पसमानदा का मतलब जो होता है वो कोई जाति विशेष नहीं है, ना धर्म विशेष है। पसमानदा का मतलब है वो जातियां जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, कमज़ोर हैं, जिनके माशी हालात ठीक नहीं है, सामाजिक हालात ठीक नहीं है, उनको पसमानदा बोला जाता है। मुसलमानों से बहुत हमदर्दी, पसमानदाओं से सही। एक भी विधायक मुसलमान नहीं है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में एक भी सांसद मुसलमान नहीं, एक टिकट ही नहीं दिया इन्होंने। ये मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान नहीं है उत्तर प्रदेश में। पसमानदा तो छोड़ दिए, मुसलमान नहीं है। दानिश को तो राज्य मंत्री बनाए हैं। मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं सर। अच्छा, कैबिनेट की बात कर रहा हूं। बताइए कितने कैबिनेट बनाए इन्होंने पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में? एक भी नहीं बनाया सर। और जो पसमानदा हैं, जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वो तो भारत के 80 करोड़ लोगों को इन्होंने पसमानदा कर दिया। खाना मांग के खा रहे हैं। सरकार अगर ना दे तो उनके पास खाना नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं तब वो खाते हैं। और ब्रजेश पाठक साहब वहाँ भाषण दे रहे थे सर, केशव प्रसाद मौर्य साहब भी उसी तबके से आते हैं। उनको तो आप स्टूल पे बिठा रहे हैं, उनकी तो समाज में इज्जत नहीं है। दर्द पूछिए उनसे। तो डिप्टी CM हैं, सांसद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं जी। तकलीफ पूछिए एक बार उनकी। स्टूल पे उनको बिठाया गया, नेम प्लेट उनकी उखाड़ के फेंक दी गई। कैसे वो मंत्री बने वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी जो सम्मेलन कर रहे थे, मैं इनके बारे में इतना कहूँगा कि जो लोग इस्लाम की नीतियों के विरोधी हैं, शरीयत के विरोधी हैं, इस्लामिक कानूनों के अधिकारों के विरोधी हैं, उन लोगों ने इकट्ठा करके एक धोखा। बीजेपी अगर मुसलमानों से मोहब्बत दिखा रही तो आसिम वकार को इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ दिखा रही है बीजेपी मोहब्बत? देखो, 2-2 सम्मेलन, नहीं और कैसी इमोशनल बातें अभी हो रही हैं। नहीं, मैं अभी बताऊं आपसे, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मैं उनका सुन रहा था, वो अपर क्लास से आते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने कहीं सुना उनका, वो कहने लगा मैं अपर क्लास से आता हूँ, फिर भी मैं पसमानदाओं से मोहब्बत करता हूँ। तो मैं समझता हूँ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा बनाए, माइनॉरिटी का प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा बनाए, कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री पसमानदा बनाए मुसलमानों में, भारत सरकार में बनाए, उत्तर प्रदेश में बनाए, बाकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ बनाए, मध्य प्रदेश में बनाए,
कहाँ मुसलमानों से मोहब्बत कोई है? ठोस कारण नहीं बता पा रहे हैं आप। सर इससे ज्यादा ठोस और क्या कारण दूंगा? हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, हर पार्टी में 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 विधायक हैं, सांसद भी हैं मुसलमानों में। जो पार्टी मुसलमान की बात कर रही है, पसमानदा की बात कर रही है, उस पार्टी में ना कोई विधायक, ना कोई राज्यसभा, ना कोई लोकसभा। पर अब अगर वो आपस में मोहब्बत करना चाहते हैं, बीजेपी और मुसलमान एक थाली पे खाना चाहते हैं, कंधे से कंधा जोड़कर चलना चाहते हैं, तो क्या तकलीफ है? नहीं सर, करने दीजिए। नहीं, समीर भाई रुकिए आप। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, जो राजनीति है, वो एंटी मुस्लिम है। देखिए, मैं इन लोगों से भी कह रहा हूं जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रसूल अल्लाह ने जब हमको बताया कि इस्लाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम मुसलमान हैं, जातियों में मत बटो, जातियों में बटोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम कर रही है इन जैसे मुसलमानों को लेकर कि वो जब हम सब मुसलमान हुए तो बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से कहा नहीं, ये अपर क्लास कर दो, इनको बैकवर्ड क्लास कर दो। क्या मुसलमानों में ये फार्मूला चलता है, अपर फाड़ कर दो, बैकवर्ड? नहीं चलता है सर, जैसे बिल्कुल नहीं फॉरवर्ड चलता वाले, है, बिल्कुल नहीं चलता है, ये फेल हो जाएंगे। अंसारी, रायनी, कुरैशी। नहीं सर, देखिए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं एक साथ, हम ईदगाह जाते हैं एक साथ। रसूलुल्लाह की हदीस है कि नमाज की सफ में और मुसलमान के दस्तरखान पे कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पसमानदा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई फकीर नहीं, हम सब बराबर हैं। तो दानिश ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों की पहली चॉइस? पहले तो ये बता दें कि मुसलमानों की या पसमानदाओं की, खुद ही उनके बयान में कंट्रोवर्सी है। सर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद इस्लाम विरोधी मुसलमानों की पसंद हो सकती है। ये कारण क्या है? ये सम्मेलन कर क्यों रहे हैं सर? ये कुछ तो होगा। नहीं सर, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपसे कि ये दिखाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि साहब हम फंसा के ला रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ फंस के आएगा। ये अपने को दिखा रहे हैं कि हमारे पर डगन है, हम कांटा लगाएंगे, फंसा लेंगे। लेकिन इमेज बिल्टअप कर रहे हैं या वाकई वोट चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए इनको, ना वोट चाहिए इनको। सिर्फ ये दिखाना है, ये मुसलमानों को दो जगह बांटकर, डिवाइड करके, अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास को बांटकर, ये मुसलमानों जो हिंदुओं में हुआ मतलब वही करना चाहते हैं। ये डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं इसके, और इसमें कुछ इस्लाम विरोधी मुसलमान इनका साथ दे रहे हैं। और मुसलमान जानता है, मुसलमान की मैं मानसिकता बताऊं आपको देश के, मुसलमान भले ही मुंह से ना बोले, भले ही वो मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों के पास चला जाए, लेकिन उसको ये पता है कि अगर बीजेपी में मुसलमान है तो वो इस्लाम का दोस्त। कितनी टोपियों दाढ़ी पहुंची थी आज क्राइस्ट चर्च कॉलेज जहां सम्मेलन था, मैंने आपसे क्या कहा, वो सब हो गया। आइए एक दिन वहां पे आप। सर किराए पे लाए गए हैं, किराए पे लाए गए हैं सर, किराए पे लाए गए टोपी दाढ़ी वाले। और मैं बता दूं आपसे, मैं मेरी बात समझिएगा, इसको लिख लीजिए कि पूरे देश का मुसलमान ये जानता है कि अगर बीजेपी में मुसलमान है तो चाहे वो कितनी अच्छी बातें कर ले, लेकिन वो है इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का विरोधी। मतलब अगर कोई मुसलमान बीजेपी में है तो इस्लाम विरोधी है। वो इस्लाम विरोधी हो, इस्लाम की नीतियों का विरोधी मुसलमान जो है वो बीजेपी में जाएगा। सर हम लोग का ज़मीर भी बचा है, हम बात करते हैं मजबूती से। मिनिस्टर हैं दानिश अंसारी, पता है आपको? मैं कब मना कर रहा हूं, इससे पहले मोहसिन रजा भी थे। सर मसला ये नहीं है कि मिनिस्टर बन गए जैसे कि हम कम्युनिटी और बीजेपी को यूं जोड़ रहे हैं ऐसे। कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। आपको तकलीफ है कि ये जुड़ क्यों रहे हैं? 5 करोड़ मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, 5 करोड़, 500 आपने इकट्ठा कर लिए, इतने तो हर जगह मिलते हैं बिके हुए। अच्छा, जो बीजेपी में आ जाए सम्मेलन में वो बिका हुआ। सर मैं खुल के कह रहा हूं, आप सर्वे करा लीजिए। ये मुसलमानों की, भले मुसलमान मुंह से ना कहे कुछ, लेकिन ये मुसलमान जानता है कि बीजेपी में है तो वो हमारा नहीं है, हमारी बात कभी नहीं करेगा मुसलमान, वो मुसलमान जो बीजेपी में है। काफी कुपित हैं आप, नाराज लग रहे हैं। नहीं मैं नाराज हूं नहीं, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं सर। ठीक है, आपके मित्र हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत तिवारी जी। ये बीजेपी आजकल मुसलमानों से मोहब्बत बहुत दिखा रही है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज है लखनऊ में क्रिश्चियंस का, अब बढ़िया तगड़ा सम्मेलन हो रहा है 2 दिन लगातार, कल भी आज भी। मुसलमान और बीजेपी कैसे एक हों, इसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं। वकार साहब देखिए कितना नाराज़ हैं।
कोई नाराज हो, कोई खुश हो, ये तो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कुछ बातें बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस विषय पे हमने और आपने आज ही नहीं कई कुछ वर्षों से कई बार चर्चा की है। बढ़िया है। देखिए, असलियत है कि पिछले 5 दशक की हिंदुस्तान की और खासतौर से यूपी की सियासत का निगाह डालें तो बीजेपी और मुसलमानों का कोई बहुत अच्छा खासा दोस्ताना नहीं रहा है। माना जाता रहा है कि मुसलमान बीजेपी को नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि लखनऊ से बरास्ते भोपाल, दिल्ली तक एक शिया वर्ग का ठीक ठाक वोट मिलता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि सिकंदर वक्त से लेकर के और ये मुख्तार अब्बास नकवी और ये शहनवाज हुसैन जैसे लोग भाजपा की खासतौर से अखिल भारतीय की सरकार जगह पाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एजाज रिजवी साहब, उनकी वालिदा की बेटी सीमा रिजवी, और उसके बाद अभी आपने देखा होगा अटल जी के वक्त सीमा रिजवी हुआ करती थी। जी नहीं, पहले हाँ जी 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 एजाज रिजवी होते थे उनके मरहूम पिताजी, उसके बाद सीमा रिजवी मिनिस्टर रही। तो ये कहना कि भाजपा ने एकदम अछूत रखा है और दूसरा विषय। अब इसके बाद आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनी, मोहसिन रजा को बनाया गया। मोहसिन रजा जिस कम्युनिटी से आते हैं वो वही है, शिया कम्युनिटी है। इस बार देखिए कितनी स्ट्रेटेजिकली बीजेपी काम करती है। तो ऐसे तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक बड़ी विंग है भारतीय मुस्लिम मंच, जो इंद्रेश कुमार की सदारत में चलती है। पिछले 25-30 वर्षों से खाली इसी विषय पर काम कर रही है। एक नहीं 5000 उसने बैठकें छोटी बड़ी की होंगी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। इसको रखिए। दूसरी बात पे आता हूँ, मोहसिन रजा शिया से थे, शिया से बदल करके दानिश अंसारी को रखा। दानिश अंसारी पसमादा मुसलमान है, अंसारी कम्युनिटी से आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पसमादा मुसलमान यानी जो पिछड़े मुसलमान हैं सोशली और इकोनॉमिकली, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अब मैं जिस विषय पे आपने चर्चा की है पुराने रिकॉर्ड पे आता हूँ। ध्यान रखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये लॉजिकल बात है और तर्कों के साथ है, साक्ष्य रख रहा हूँ। 2019 में ब्रजेश मिश्रा आपके साथ इलेक्शन के टाइम पे डिबेट में इस देश में पहली बार मैंने 2 भविष्यवाणियां की थी। जब 10 अप्रैल को राहुल गांधी ने नॉमिनेशन किया अमेठी में, उसके बाद एक डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि ब्रजेश जी इस बार अमेठी कुछ चमत्कारिक परिणाम दे सकता है और उस चमत्कार के भीतर कई बड़े चमत्कार होंगे। तो आपने कहा कैसा चमत्कार? मेरा जवाब था कि तिलोई और गौरीगंज ये 2 ऐसे असेंबली सेगमेंट हैं जहां मैं कुछ गांवों में गया, वहां मुसलमान बहुल गांव हैं, वहां शिया भी थोड़े हैं, वहां पसमादा मुसलमान हैं। वहां उन पोलिंग बूथ का नाम इस वक्त नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, आपके आर्काइव में। हमने को वहां का रिजल्ट देखिएगा साहब, 1400 का पोलिंग सेंटर, 900 वोट पड़ रहा है, 700 वोट स्मृति ईरानी को मिल रहा है। परिणाम आने के बाद, परिणाम के दिन ही मैंने आपको इंगित किया था, तो इस पर बड़ी देर चर्चा हुई थी। ये क्यों हो रहा है? उस वक्त मैंने जिक्र किया था कि इसका लॉजिकल कारण है, जो वर्ग जमाने से कमजोर है, जिसको पीने को पानी नहीं है, जिसको रोटी में असर नहीं है, उसको अगर सरकार छप दे रही है या कोई इस तरह का लाभ दे रही है, तो और मैंने जातियां गिनाई। और आपको अगर याद हो ब्रजेश मिश्रा, मैं आपके भारत समाचार के लाखों करोड़ों दर्शकों को याद दिला रहा हूँ, मैंने एक नहीं 10 बार अपने गांव सुईठा कला का जिक्र किया है। मैंने उन जातियों का जिक्र किया है जो अंसारी यानी जुलाहा, हलाल खोर और ये जो हजाम, इस तरीके की जातियां। जी, मैं आपकी बात समझ गया कि जो लाभार्थी कैटेगरी है पसमानदा मुसलमानों की, वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रही है। आकर्षित नहीं हुई। सुनिएगा ब्रजेश जी, मैं एक मिनट पूरा कर रहा हूँ, बहुत गंभीर बात है, सुन लीजिएगा। मैं उस वक्त आपको याद दिलाता था कि ये कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, लोग हंसते थे। और जब इन बूथ वोट मिला, मैंने आपके ही इसी भारत समाचार पे मेंशन किया, हमने क्या आश्चर्य, ये नया टर्न आ रहा है भारत की पॉलिटिक्स में और भारतीय जनता पार्टी इसको आगे बड़ा स्वरूप देगी। ये 2019 की लेकिन जो मुद्दे बीजेपी और मुसलमानों के कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सोशल रिलेशन के बारे में आसिम वकार ने उठाए हैं, उन मुद्दों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। जब वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे तो बिहेवियर फिर वो पसमानदा या फॉरवर्ड में नहीं आता है। मंजे मैंने क्या कहा? मैंने आपसे यही कहा, मैं उन विषयों पर भी आ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा को जहां लाभ दिखा उनको 2019 में दिखा,
19 के बाद 22 में कम से कम 500 ऐसे बूथ हैं जो पसमादा मुस्लिम बाहुल्य बूथ हैं। इस तरह के वहाँ जो का सम्मेलन हो रहे हैं, जो लखनऊ में 2 पसमानदा सम्मेलन कल हुआ, एक आज हुआ, आपको लगता है कि ये जो दोनों के बीच की बर्फ है, दोनों के बीच मतलब बीजेपी मुसलमान, कुछ पिघलेगी? एक बात तो सुनिएगा, मैं थोड़ा कठोर बोलता हूँ, सच बोलता हूँ आदत से। एक जमाना था, यही योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के बारे में इनके पुराने बयानात देख लीजिए, आप रिकॉर्ड खोल लीजिए क्या क्या बोलते थे। लेकिन अब देखिए, वक्त के हिसाब से, पार्टी की नीति के हिसाब से उनका कोई बयान चीफ मिनिस्टर बनने के बाद आपने ऐसा नहीं देखा होगा मुसलमानों के बारे में जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो, जो ज्यादा कठोर हो। 2016, 2015, 2014, 2012 के इनके बयान देखिए, या 20, 22, 18 साल पहले आजमगढ़ के दंगों के बाद इनके बयान देखिए। एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है जरूरत के हिसाब से। और ये आप शुक्रिया आपका हेमंत जी, इस परिचर्चा को एक स्टेप आगे जी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करें। एक कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी यही बात होती थी, ये माना जाता था कि यादव सनातन मतदाता है समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव का। उन यादवों को, उन्हीं यादवों से क्यों राज्यसभा 2-2 लोगों को भेज रही भारतीय जनता पार्टी? उन्हीं हरमोहन सिंह को इतना फोकस क्यों कर रही भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि 2014, 2017, 2019, 2022 में यादवों के कई पॉकेट्स वोट उनको मिले हैं। तो जहां उनको लाभ मिल रहा है और जहां लाभार्थी है उसका लाभ मिल रहा है। धन्यवाद आपका हेमंत जी। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। आसिफ रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। आसिफ जी, अभी तक तो हिंदू मतों का ही पोलराइजेशन हो रहा था, अब तो मैं देख रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान अलग किए जा रहे हैं मेन मुस्लिम वोट बैंक से। फॉरवर्ड बैकवर्ड मुस्लिम, पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन, बीजेपी और मुसलमानों के बीच की मोहब्बत। अब तो आपकी पार्टी हो या अपोजिशन के दूसरे, अब तो आपके थाली में बची हुई चीज़ भी जा रही है आपके हाथ से। आसिफ रिजवी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है और उनको ऐसी कोशिश करनी भी चाहिए। उनको देश के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो मुसलमानों के किसी भी समाज को जोड़ना है तो ये अच्छी बात है। पर मैं उनसे कहूँगा, जब पसमानदा समाज के वो सम्मेलन कर रहे थे तो उनको इस बात पर बताना चाहिए था कि पसमानदा समाज की एक महिला बिल्किस बानो, जिसका बलात्कार गुजरात में हुआ था, और उसके बलात्कारियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि संस्कारी बलात्कारी हैं इसलिए छोड़ दिया गया, उसका भी जवाब उनको उस सम्मेलन में देना चाहिए था कि कौन से बलात्कारी ऐसे जो संस्कारी हो गए। आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पास कमाल था जो उसने ये बात कही कि साहब पसमानदा समाज की महिला के साथ बलात्कार करो, उसके बाद हम सरकार को उसके क्राइम को माफ़ कर देगी। वो बाद में कहेगी साहब कि ये आदर्श, मतलब ये संस्कारी हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी सोच है और उनको उस पर काम करना चाहिए और हमें इससे कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। पर मुझे इस बात की हमेशा शिकायत है और हमारी पार्टी हमेशा ये बात कहती है। आज राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि देश के नागरिक को हम नागरिक के रूप में देखें। देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका योगदान क्या है, वो योगदान करे। इसी तरह से सरकार की भी जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को नागरिक के रूप में देखे। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, एससी इस पे नहीं बांटना चाहिए। अगर वो बांट रही है तो गलत है। तो हम आज इस देश को वापस पुनः उस दिशा में लेके चल रहे हैं और इसलिए हजारों ये बातें जो आप कर रहे हो, ये बातें तो आदर्शवादिता वाली हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें फार्मूला दूसरा लगता है और आप दूसरे फार्मूले के थ्रू सुलझाना चाहते हो, इसलिए आपके समीकरण सुलझ नहीं ले रहे हैं। इसीलिए तो उसको तोड़ रहे हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल के बता रहे हैं कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, यही तो आप नहीं जान रहे हो, भूल गए हो। पुराना फार्मूला लगा रहे हो, क्वेश्चन नया है, साल भी नहीं हो रहा है। अब बातें आदर्शवादिता की, अरे प्रैक्टिकल आओ, देखो जो है बचा वो भी उठाए ले जा रहे हैं। नहीं तो प्रैक्टिकल क्या देखें कि पसमानदा समाज की महिला का जो बलात्कार करे उसके बाद जो है उसके सजा माफ कर दें और उसके बाद पसमानदा समाज का सम्मेलन करें। उसके बाद हम अगर विकास दुबे गलती कर रहे हैं तो 2 दिन की ब्याही उसके घर में बहू हो, खुशी दुबे, उसको उठा के जेल भेज दें। मतलब कोई क्राइम करे सजा किसी को दे दें, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। किसी ने गलती करी तो सीधे एक बात ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कांग्रेस का आना चाहिए कि साहब ये पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन कर रहे हो, लेकिन ये जवाब दो। आप लोग चुप क्यों बैठते हो? फिर मैं कह तो रहा हूं, क्या करूं? मतलब किसी एक समाज को खुश करने के लिए उस समाज के गलत आदमी को भी छोड़ दें। मतलब चाहे एक दलित के साथ बलात्कार हो तो रात में उसकी लाश को तेल छिड़क के आग लगा दें
और बाद में कहे साहब हम एक समाज की लेकिन बात आपने करेंगे। दानिश अंसारी का स्टेटमेंट नहीं सुना, मुसलमान और बीजेपी फर्स्ट चॉइस। कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं मुसलमानों को अगर बीजेपी जोड़ रही है तो ये अच्छी बात है, जोड़े। हम ठीक कह रहे हैं देश के हर शुक्रिया नागरिक शिवजी को जी, नागरिक के बहुत रूप में शुक्रिया। जोड़ मैं रही है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आप लोग पश्चिम में मिशन चला रहे थे ना, जाट मुसलमान भाई भाई, ये उठाए ले जा रहे हैं मुसलमान आपके थाली से, और देख रहे हो 2-2 सम्मेलन कर डाले हैं, और क्या अलग जगा रहे हैं मुसलमानों के बीच, ताकि बीजेपी और मुसलमान एक। तब आप कहाँ ठहरोगे? ब्रजेश जी, ये कितनी बातें इन्होंने की कि आज ये पसमानदा की बात कर रहे हैं, ये कितने गंभीर हैं। इन्होंने पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए एक आयोग बनाया है, जस्टिस बालाकृष्णन की आयोग, और उसमें 2 मेंबर भी बनाए, एक भी मेंबर उसमें पसमानदा समाज का नहीं है। उससे ये लगता है कि ये कितने गंभीर हैं। अगर इन्हें कोई आयोग बना रहे थे तो ये सच्चर आयोग की रिपोर्ट, ये रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, उस पर उसका अध्ययन कर लिए होते। तो इनकी गंभीरता इससे आपको लगता है कि ये कुछ करना चाहते हैं। ये सिर्फ डिवाइड करना चाहते हैं, वोट के लिए काम करना चाहते हैं, और ये उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे ये किसानों की आमदनी 2022 में 2 गुनी कर रहे थे। ये उसी तरह काम कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष ये 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आप अपनी तिजोरी कैसे बचाओगे? क्योंकि ये बताओ ना, हमारी क्योंकि तिजोरी- इन्होंने घेराबंदी कर दी है आपकी। वो घेराबंदी करें, उनके ऊपर अब देश की जनता उनके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो नौजवानों के साथ वादे किए थे, चाहे वो किसानों के साथ वादे किए थे, क्या वो पूरे हो गए? तो जो आप लोग जिस उनके चीज ऊपर पे भरोसा खेल रहे कर हो दुबे लेंगे। जी, वो फार्मूला आप लगा ही नहीं रहे हो जिस फार्मूले पे लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही बीजेपी। नहीं, वो क्या आप भी सॉल्व वही करना आसिफ चाहते हैं? रिजवी वाला फार्मूला लगा रहे हो। नहीं, वो उनकी, मैंने कहा ना कि वो कितने गंभीर हैं, वो कितने वो पसमानदा पूरे समाज गंभीर के हैं, लोगों को 2-2 उन्होंने, सभाएं कर चुके हैं। कितने पसमानदा समाज के लोगों को टिकट दे दिया, कितने पसमानदा समाज के लोगों को मिनिस्टर बना दिया। हाँ, तो ये पूछो कितने ना, पसमानदा समाज के कहाँ लोगों को आदर्शवादिता उन्होंने की बातें महत्वपूर्ण शुरू कर पदों दी पर है? रख दिया। कोई उन पर कैसे भरोसा करेगा? बात तो वो किसानों की भी करते हैं ना, बात तो नौजवानों की भी करते हैं। कल ट्रेनों का क्या हाल रहा, बेरोजगारों की क्या स्थिति रही ट्रेनों में? ये इन्हीं का तो वादा किया हुआ है। ये अपने किस वादे पर खरे उतरे हैं? फिर दूसरा फार्मूला लगा रहे हैं। नहीं, फार्मूला वही रहेगा ब्रजेश जी। फार्मूला इनका, ये कोई भी वादा, ये वादा करते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम करते कह रहे हैं प्यार हैं। करते हैं मुसलमानों से। नहीं, इनका ये कोई त्याग नहीं कर रहे हैं ब्रजेश जी। प्यार कर रहे हैं। ये कोई न त्याग करते हैं न प्यार करते हैं। इनको सिर्फ वोट दिखाई पड़ता है, और वोट के लिए इनको कभी राम ले तो आप आएंगे, क्यों डरवा रहे कभी हो धर्म ले मुसलमानों को आएंगे, कि कभी बीजेपी जाति करीब ले ले जाओ? आएंगे। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जाने दो। इनके पास कोई काम तो है नहीं कि वो बताएं। तो ये धर्म की, जाति की, उनके यही पास है राजनीति करेंगे। फार्मूला, आपके पास है नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये आप बताइए ना। मैं क्यों बताऊं? मैं कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं, थोड़ी। आप समीर बताइए, सिंह क्या अपनी बारी में किसानों की- बताएंगे आपको। किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई। फार्मूला नहीं है, फार्मूला। किसानों की आमदनी 2 गुनी हो गई। जो पसमानदा इन पर भरोसा कर ले। इन्होंने किसान के साथ, नौजवान के साथ, आम जनता के साथ किया वादा अपना क्या पूरा कर दिया क्या, जो इनके ऊपर दूसरे लोग भरोसा करें? ओके, मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। पसमानदा मुसलमानों की उत्तर प्रदेश की असेंबली में साहब एक बड़ी ताकत है। 34 एमएलए में से 30 मोर देन 90% पसमानदा मुसलमान। अब बीजेपी को समझ में आ गया है कि जब तक इस कम्युनिटी को आप अपने साथ नहीं लोगे ना, आप 50% प्लस वाली राजनीति नहीं कर सकते हो। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ। बीच में आपकी आवाज चली गई थी, मैं आपका पूरा प्रश्न नहीं सुन मैं पाया। दोबारा से अपना प्रश्न दोहरा देता हूं, और प्रश्न ये है कि पसमानदा मुसलमानों की ताकत देखना है तो यूपी की असेंबली देखिए। 34 में से 30 मुस्लिम विधायक पसमानदा कम्युनिटी के हैं, और बीजेपी को समझ में आ गया कि पसमानदा साथ में नहीं लोगे तो 50% प्लस वाली पॉलिटिक्स संभव नहीं है। आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय जी?
हाँ, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ। आपका प्रश्न वो रह गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी समझ से बताता हूँ जो मुझे समझ में आया, मैंने इतने लोगों को सुना। देखिए, इस्लाम जो है वो जातियों का विरोध करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो इस्लामिक इतिहास है और जो इस्लाम में विधि की किताबें हैं, उसमें मुसलमानों में 3 वर्ग बताए जाते हैं, असराफ, अजलाफ और अरजाल। जो ये अजलाफ और अरजाल हैं, ये मिलके पसमानदा का समूह बनाते हैं, जिसका मतलब है जो लोग पीछे रह गए। तो समाज में विभेद तो है, लेकिन जब मुसलमान एन मास वोट करता है तो वो जातियां देख के वोट नहीं करता, वो एक कम्युनिटी के रूप में वोट करता है, मुस्लिम कम्युनिटी के रूप में वोट करता है, और ये विभेद वहां काम नहीं करता है। विभेद अवश्य है। अगर आप राही मासूम रजा की आधा गांव पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितना विभेद है अंदर। लेकिन मैं हेमंत जी की बात पर आता हूं यहां के बाद कि मुसलमानों के कुछ बूथ करीब 9% वोट बीजेपी को मिले, और ये वोट ऐसे वोट हैं जो लाभार्थी वर्ग जो बीजेपी ने बनाया, जो क्रिएट किया, उस वर्ग में आते हैं। तो बीजेपी को इसका लाभ दिखा। तो बीजेपी की पिछले 5 वर्षों में बड़ी संयत तरीके से मुसलमानों को इंगेज कर रही है। और आप जब देखेंगे तो जैसे अगर किसी ने कोई बयान दिया, कुछ दिया, तो उसके प्रति पार्टी जो है बहुत सख्ती का रुख अपना रही है, और जो संघ है वो लगातार मुस्लिम समाज से बात कर रहा है। तो एक बहुत संयत तरीके से बीजेपी मुसलमानों के साथ संवाद की कोशिश कर रही है। आप ये समझिए, चूंकि बीजेपी और मुसलमानों के बीच जो विश्वास की खाई है वो बहुत गहरी है, और दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर अविश्वास रहा है। मुसलमान बीजेपी पर विश्वास नहीं करता, और आप कहिए कि बीजेपी ने भी कभी मुसलमानों पे उस तरह से राजनीतिक भरोसा नहीं जताया। मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता, मुसलमानों को पद नहीं मिलता पार्टी में, लेकिन उन्होंने जब अब बिल्कुल नहीं है, तो जब अब उनको लाभ होने लगा तो बीजेपी को लगा कि अरे ये तो एक वोट बैंक हमारा क्रिएट हो रहा है और ये हमारे साथ आ सकता है। तो बीजेपी ने बहुत संयत तरीके से जो पसमानदा मुसलमान हैं, इनफैक्ट देखिए जो 3 वर्ग है मुसलमानों में, उसमें असराफ जो हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं, और 90% जो हैं वो अरजाल और अजलाफ हैं जो पसमानदा हैं, और इनकी बड़ी भागीदारी है। लेकिन इनके ऊपर जो लीडरशिप है वो असराफों की है। तो ये जो है पसमानदा लीडरशिप को बीजेपी पर आपने एक चीज महसूस की पसमानदा लीडरशिप को डेवलप करना और मुसलमानों के जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे ये तैयार कर पाएंगे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और दोनों के बीच जो अविश्वास है वो बहुत गहरा है, उसको पाटना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में आप डायलॉग से बड़ी खाई पाट सकते हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस मंत्र को समझा है। तो एक जो बीजेपी में एग्रेसिव बात करने वाले लोग हैं उसको बीजेपी ने रोका है कि नहीं, अब तुम ऐसे बयान नहीं दोगे, तुम पर कार्रवाई होगी, तुम समाज के मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से बचो। और दूसरी तरफ बीजेपी ने, संघ ने मुसलमानों के साथ डायलॉग में अपने को इंगेज किया है। तो ये पहली सीढ़ी है की जो बर्फ है कुछ पिघलेगी ब्रजेश जी, इससे कुछ पॉलिटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे दोनों कम्युनिटी के। कुछ तो पिघलेगी ना, बातचीत होगी तो देखिए, बातचीत से तो बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं। बातचीत होगी तो बर्फ पिघलेगी, और बीजेपी उस दिशा में बढ़ रही है। बीजेपी अभी लीडरशिप, चूंकि ये बातें कि टिकट नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, चूंकि बीजेपी में वो समाज जुड़ा नहीं है, तो बीजेपी में लीडरशिप नहीं है, तो इसलिए बीजेपी टिकट देने से बचती रही है। लेकिन ये पहला स्टेप है, मुझे लगता है कि बीजेपी लीडरशिप डेवलप। शुक्रिया आपका संजय जी। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को भी सम्मिलित करूंगा। मैं रुक करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर सिंह जी, डिबेट के पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी पर एक अविश्वास जताया अपोजिशन ने कि आप तो मुसलमानों के कभी हमदर्द रहे ही नहीं हो, आपको जब मौका मिला तब आपने इनकी बाह मरोड़ी, इनके साथ अत्याचार किया, इनका उत्पीड़न किया, इनके साथ भेदभाव किया, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, इनको इनके हक नहीं दिए।
आज आप कैसे इस कम्युनिटी से अपेक्षा करते हो कि वो आए और आपने कह दिया तो बीजेपी के गले लग जाए? कैसे, क्यों? नहीं ब्रजेश जी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अज्ञानता है। आज सरकार के अंदर जो मंत्री हैं दानिश, वो किस समाज से आते हैं? ऐसे मैं कई नाम गिना सकता हूं, मैं यहाँ नाम गिनाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। देखिए, मैं आज भी फिर कह रहा हूं दोबारा, हमारा उद्देश्य सरकार में समाज कल्याण का है, लोक कल्याण का है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई। योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिला। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, जो लोगों को भड़काते थे, धमकाते थे कि बीजेपी के लोग आएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। लेकिन उन लोगों को ये लगा कि सुविधाएं हमारी बीजेपी की सरकार में बढ़ी हैं, सभी योजनाओं का लाभ दुकान की बात कर रहे हैं समीर सिंह जी? भ्रष्टाचार के मिल रहा है हमको। ब्रजेश जी, किसकी दुकान? देखिए, जो अतिवादी हैं, जैसे वसीम साहब कह रहे थे कि साहब बीजेपी तो हमारी दुश्मन है, जो बीजेपी में मुसलमान जाएगा वो धर्म का दुश्मन है। अरे इनका धर्म इंसानियत की बात करता है, और इंसानियत ये नहीं है कि 80% लोग गरीबी में रहें, भूखमरी में रहें, अशिक्षा में रहें, बेरोजगारी में रहें। जो धर्म का नुमाइंदा है और जो उस धर्म का नेता 80% लोगों को अगर अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी में ढकेलना चाहता है, वो सबसे बड़ा उस समाज का दुश्मन है, वो सबसे बड़ा उस समाज का विरोधी है। सिर्फ पसमानदा मुसलमान थोड़ी ना पिछड़े हैं। यही बात तो कह रहा हूं समीर भाई। एक सेकंड, आसिफ रिजवी रुक जाइए, एक एक करके, वन बाय वन। हमने सर्व समाज की बात कही जी, आप बोलिए, कंटिन्यू जी। हमने सर्व समाज की बात कही है। हमने हिंदू समाज में भी जो पिछड़े थे उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। हमने जाति की बात ही नहीं की, हमने धर्म की बात ही नहीं की। हमने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ, अगर दंगा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा लाभ उसी समाज को मिला जो समाज सकरी गलियों में रहता है, उसको सुविधाएं मिली हैं। ये दंगे कराते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए ब्रजेश जी, ये किसी से छुपा नहीं है। अपराध कितने होते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। हमने कानून का राज स्थापित किया, हमने साफ पानी दिया, तो उन गलियों में रहने वाले लोगों के घरों तक हर घर को नल दिया है, हर घर को पानी ऐसे क्यों लगता है कि मुसलमान सिर्फ गली में रहता है? हर घर को राशन दे रहे हैं, हम हर घर को शौचालय दे रहे हैं, हम हर घर को दवाई और पढ़ाई दे रहे हैं। ओके, आसिम वकार आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। आसिम वकार, देखिए इन्होंने डिफिनीशन कैसी दी, आपने समझा इनकी बात को, नोटिस किया? मैंने कबीर सिंह जी आइडेंटिफाई किया? नहीं, कबीर सिंह जी से मैंने पूछा कि कबीर साहब, एक मुस्लिम विधायक और एक मुस्लिम लोकसभा सदस्य का नाम बता दीजिए। आप हमदर्दी तो बहुत रखते हैं, 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। ये कबीर सिंह कौन है? अरे वसीम साहब, आप कब निकलोगे मुसलमान से? आप उस पार्टी के प्रवक्ता हो जो हिंदुओं को काटने की बात करता है, और आप देश और समाज बनाने की बात करते हो। शर्म नहीं आती आपको? अरे कबीर सिंह जी, मुसलमान 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 करते हुए अरे समाज की बात कबीर क्यों है, नहीं आप करते हो वसीम हो, वसीम आपका साहब? नाम वसीम है, हिंदुओं को उनका कहाँ नाम भेजोगे? समीर है, एक दूसरे कहाँ को उनके नाम भेजोगे? से संबोधित कहाँ करें। भेजोगे हिंदुओं को? अरे कबीर क्रिश्चियन साहब, को कहाँ भेजोगे? पंजाबी को कहाँ भेजोगे? अरे कबीर सिंह जी, अरे बात तो सुनिए, आप साहब, नाराज ना होइए। कम से कम चैनलों पर तो देखिए, बात समझिए, मजेदार बात क्या है। अपनी मर्यादा छोड़ के देखिए, बात समझिए, बड़ी मजेदार बात एक सम्मेलन हो गया और एक होने वाला है। मुसलमान 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 क्या चिल्लाना चाहते हो आप? उस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी दंगे कराना चाहते हो आप? सर बोल लेने दीजिए। देश के अंदर आपके क्या करना चाहिए? समीर सिंह जी रुक जाइए, समीर सिंह जी बोला ही नहीं मैं। अरे आप अगर सिर्फ भाई, अरे कबीर भाई बोल लेने दीजिए। आरोप लगाते हो तो आरोप लगाने से पहले ये भी तो देखो, आपने क्या कहा कि एक भी विधायक नहीं है, हमने एमएलसी बनाया, हमने मंत्री बनाया। दानिश अंसारी किस समाज के हैं बता दो? कैबिनेट मंत्री कितने बनाया आप बताओ? दानिश अंसारी किस समाज के? कैबिनेट मंत्री कितने बनाया? आप मुसलमान हो, आप बताओ ना। कैबिनेट मंत्री कितने बनाया? बताओ ना हमको कितने
नहीं नहीं, बात समझिए अरे मेरी। कलाम को आपके पास राष्ट्रपति जवाब किसने नहीं है, आप बनाया क्यों था? बेवजह की बातें आप कर बताओ रहे ना, हैं? आपने बनाया था? मुझे दो तीन ओके ऑलराइट, एक सेकंड, समीर सिंह जी रुक जाइए। नो, समीर सिंह जी, समीर सिंह जी, नो नो नो, किसने बनाया? इंटरप्ट ना करिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। आसिम वकार गो अहेड। आसिम वकार 2 मिनट में अपनी बात रखिए। कबीर सिंह जी चुप रहिए थोड़ा सा। प्रतिष्ठित चैनल पे नहीं, ये डिबेट को कॉमेडी में तब्दील अरे मत करिए। कबीर भाई रुकिए, सतही बातें नहीं रुकिए, करनी समीर सिंह जी रुक अरे जाइए। कबीर भाई, थैंक यू। ओके, आसिम वकार बोलिए। आसिम कबीर वकार भाई go बात ahead। समझिए। आसिम कबीर वकार भाई, बोलिए। कबीर भाई आप सुनिए बोलिए, आप। बोलिए, अपनी बात रख लीजिए। देखिए, वसीम साहब, केशव प्रसाद मौर्य जी जा रहे हैं वसीम सम्मेलन में। साहब, यही आपकी केशव आपकी प्रसाद मौर्य जी बदतमीजी है। जिस सम्मेलन में जा रहे बदतमीजी है। हैं आपको पसमानदा दानी मुसलमानों संसारी को उनका नहीं हक दिलाने, यही- सम्मान दिलाने, यही आपकी बदतमीजी और है। केशव प्रसाद मौर्य जी का खुद ही आपको सम्मान नहीं दानी है। संसारी नहीं दिखते हैं ना। एक सेकंड, आप समीर किसी सिंह जी, को केशव कुछ भी प्रसाद अभी रुक मौर्य जाओ। खुद ही- अभी ऐसे आप किसी डिबेट को को भी इंटरप्ट बेचारे ना अपने करो। सम्मान के लिए ये अपनी लड़ रहे बात रख ले, फिर आपको मैं टाइम अरे दूंगा, आप भाई, इनको आप जवाब दे किसी देना। को कुछ भी वन कह बाय दो। वन। यस, किसे आसिम बुलवा वकार लीजिए गो अरे अहेड। वसीम साहब, आप सर- किसी को कुछ भी कह दो। ओके, अरे कबीर साहब से बुलवा लीजिए। अपनी कबीर भाई, भाषा नो पर नो नो, नियंत्रण थैंक यू, रखो आप। थैंक यू समीर सिंह जी, शुक्रिया। यस, आसिम वकार गो अहेड। अरे भाई, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण ओके, रखो, आप वसीम एक सेकंड साहब। रुक जाइए ना। आप रिपोर्ट लिखा करने दीजिए, कोई मेरी फायदा भाषा खराब है तो। नहीं। ओनली आसिम वकार। आप FIR लिखा दीजिए मेरे खिलाफ, मेरी भाषा अगर खराब है तो। जाइए, उठिए आगे, अभी फोन कीजिए, लिखा दीजिए रिपोर्ट, कह दिए बड़ा खराब बात कर रहे हैं नहीं आप। नहीं, आप शर्म करो, आप शर्म करो, आप शर्म करो। FIR लिखा दीजिए। पढ़े लिखे आदमी हो, सभ्य लोग चैनल देखते तुम पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े लिखे लोग देखते हैं, समाज ये के लोग क्या है? देखते हैं। कुछ तो शर्म मैं- करो, नहीं, कुछ तो कबीर- शर्म ये करो। इस तरह कबीर का सिंह, व्यवहार एक शर्म दूसरे तुम के करो। पढ़े लिखे नहीं हो? शर्म नहीं आती है? हम ही पढ़े बेहयाई लिखे की हैं। बातें करते हो बैठ के चैनल तुम पर। ही पढ़े अरे लिखे हो समीर अकेले। सिंह, शांत हो जाइए, शांत होइए। बेहयाई की बातें मत कोई किया फायदा करो नहीं इससे चैनल झगड़े पर। का। अच्छा अपनी नहीं बात लगता। रखो नहीं, ना। तुम पढ़े लिखे आदमी अपनी नहीं बात हो। रखो। तुम पढ़े लिखे आदमी कबीर नहीं हो। साहब, कबीर साहब, कबीर साहब, कबीर साहब, कबीर साहब। अरे वसीम साहब, अरे कबीर सिंह साहब, जी, शर्म करना चाहिए, शर्म करिए। अरे कबीर शर्म जी। करिए, शर्म अरे करिए, कबीर साहब बात सुनिए, कबीर साहब बात सुनिए, कबीर शर्म साहब, करिए। कबीर अरे अरे, ये ड्रामा नहीं है वसीम साहब, ड्रामा नहीं है। ये समय बर्बादी AIM है। का रुकिए। ड्रामा नहीं है। सर, आवाज तो ये बंद कराइए, तभी तो राजनीतिक बोलूंगा। दल चलाते एक सेकंड। हो, आप ड्रामा नहीं कर मैं रहे हो। हेमंत तिवारी की प्रतिक्रिया ले लूं, तब तक ड्रामा आप दोनों नहीं लोग कर अपने रहे अपना हो। नहीं नहीं शांत सर, हो। ये कोई देखिए मेरी नाच बात करने नहीं आने नहीं दी आया। आप। मैं दूंगा टाइम आपको, एक सेकंड रुक जाओ। सर, यूं उलझने का कोई फायदा नहीं। सर बात तो पूरी रखने बात दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक बात सेकंड। कोई है नहीं। तो रुक तो जाओ, मैं देता हूं टाइम बात आपको। कोई मेरी बात है हो जाने नहीं। तसल्ली, तसल्ली, नहीं, मेरी बात हो जाने दीजिए। तसल्ली, रुक जाओ। मुसलमान- हेमंत तिवारी जी, सर- एक सेकंड, अब आता हूं लौट के आपके पास। दूंगा समय, पक्का वादा, आपको दूंगा समय। परेशान हो गए, इनके पास जवाब है नहीं। मैंने हाँ, दो मैं सवाल दे रहा पूछ हूं लिए, आपको समय। इनके पास जवाब नहीं सर कोई। मैं आपको बता रहा हूं, अरे आपके पास सवाल केशव ही प्रसाद नहीं मौर्य है। जा रहे हैं आपके पास पसमानदा सवाल मुसलमानों ही को नहीं है। सम्मान देने। मैं हाँ। आपको चैलेंज वो अपने करता सम्मान हूं। की लड़ाई लड़ना मैं बेचारे। आपको चैलेंज करता खुद का हूं। सम्मान नहीं पार्टी। आप क्या केशव मौर्य जी की थैंक बात यू कर रहे हो? हेमंत तिवारी सम्मान है ही जी, नहीं आप पार्टी अपने में। कौम शुक्रिया की बात मुसलमान कर रहे हो। हेमंत तिवारी क्या जी। किया है आपने कौम इस के लिए? आप अपने जबरदस्त कौम की बात मतभेद करो के ना। कारण क्या हैं आप अपने कि कौम ये एक की बात दूसरे के करो। प्रति क्या देख किया रहे हैं है कि आपने व्यक्तिगत अपने तौर कौम पर के भी हो जा रहे हैं। क्या किया है? ओके, हेमंत तिवारी जी जरा कुछ बात रखेंगे, एक सेकंड रुके। हेमंत जी को ये पता नहीं, आप कुछ सवाल कर मैं रहे ये थे। कह रहा था कि राजनीतिक मतभेद कितने व्यक्तिगत मतभेदों में भी तब्दील हो रहे हैं कि देखिए, एक तरफ इफर्ट चल रहा है कि मुसलमानों को पास लाया जाए, और दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रति देख रहे हैं कैसा व्यवहार है। हमने आपने दंगे होते नहीं देखे हैं, दंगों में जबानें नहीं सुनी हैं। हम आप मुर्दा कौम नहीं है। और जब आप किसी सार्वजनिक मंच पे होते हैं तो आपको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी हो। ये मुल्क सबका है। आप करोड़ों लोगों के बीच में बोल रहे हैं, जरा इतना ख्याल रखिए महाराज। एक दूसरे का नाम सही, किसी से अगर गलती हो गई आप बार बार ऐसा बोलोगे, यार ये क्या तरीका है भाई? इतने वर्षों से हम लोग साथ हाँ, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबको एक डिबेट दूसरे में की हिस्सा ले मर्यादा रहे का हैं। ध्यान रखना चाहिए। इतना बड़ा हम चैनल सब है, भाई हैं, एक दूसरे के करोड़ों दोस्त लोग हैं। देख रहे हैं। इतना मत इसको, कृपया इसको हेमंत जी उपहास कंप्लीट का करें जी। और हास्य का मत, हेमंत जी, स्टैंड अप का मुद्दे जी। पर आए, मुद्दे पर। मैं खाली दो बात कहता हूँ, अपने तजुर्बे से कहता हूँ, और ये नहीं रिकॉर्ड पे है, मैं अगली बार कहूंगा कि आप आर्काइव जरूर निकलवाएं। मैं ऐलानिया कहता था कि मैं लोगों के बीच जाता हूँ, चुनाव के पहले, उसके और पहले जाता हूँ। मैं अपने गांव में जाता था, मेरे गांव में हलालखोर हैं, मेरे गांव में अंसारी हैं यानी जुलाहे हैं, मेरे गांव में राइन है, और मेरे गांव के बगल के 2-3 गांव ऐसे हैं जहाँ मंसूरी वगैरह लोग हैं। मैं इनको बात करता था, छोटे लोग हैं। अभी आपने कहा किसानों की बात, इनके पास जमीन नहीं है, कोई चूड़ी बेचता है,
कोई छोटी सी दुकान लगाता है परचून की, बड़ी गरीबी तक फंसा है वो वाकई सकरी गलियों में रहता। तो अगर सकरी गलियों में रहने वाले को, लेकिन एक बात की मैं तारीफ करूंगा हेमंत जी की, पसमानदा कम्युनिटी बड़ी मेहनत कश कौम है और ज्यादातर आपको काम धंधे में शामिल मिलेंगे। मैं दो बात बताऊं आपको, सुनिएगा। जितने लोग कहें आपने कभी इस कौम को दंगों में, आप आरोपियों की पूरी फहरिस्त निकलवा लीजिए, इस कौम के बहुत कम लोग आपको मिले होंगे दंगों में जो आरोपित हैं, ये जिनके नाम आए उसमें जिन बिरादरी का नाम मैं ले रहा हूं, जो आर्थिक आधार पिछड़े, ये बड़े कम मिलेंगे। ये तो सताए हुए हैं, ये दरिद्रता की दशा में है। तो भाई साहब, जो भूखे को अन्न मिलेगा, कोई सरकार दे, कांग्रेस। बहुत शुक्रिया हेमंत जी, थोड़ा सा इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, इन लोगों ने समय थोड़ा, उनको लाभ मिला, लाभार्थी हैं जी, लाभार्थी भाजपा। यस, आसिफ रिजवी, आप बीच में कुछ इंटरप्ट कर रहे थे, अपनी बात कहें। आसिफ रिजवी, गो अहेड। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार के एक मंत्री हैं, खटिक समाज से आते हैं और उनका इतना शोषण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री के ये कहते हुए कि साहब मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मैं खटिक समाज से आता हूँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यहाँ से लेकर दिल्ली तक वो चर्चा रहा। अरे जहाँ जिस मिनिस्ट्री में, जिस सरकार में उसके मंत्री की बात राजस्थान की चिंता करो समीर सिंह जी, बीच में नो इंटरप्शन। समीर साहब चुप रह के सुन लो बात। नो इंटरप्शन ख्वाब में राहुल गांधी दिख रहे हैं, आप लोग की परेशानी है ना कि आपको ख्वाब में राहुल गांधी दिख रहे हैं। इतना डरे राहुल गांधी से आप लोग कि ना मोदी जी को नींद आ रही है, ना पूरी भाजपा को नींद आ रही है। अरे हम, आप बोले, हम सुने ना आपकी बात, अब हमारी बात सुन लो। बोलिए। जिस सरकार में एक खटिक समाज से मंत्री आता है, वो कह रहा था मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्या पसमंदा समाज की क्या सुन रहे हैं? पसमंदा समाज से ही एक मंत्री आते हैं खटिक जी, भाई वो हिंदू में पसमंदा समाज से हैं और वो खुलेआम रो के कह रहे हैं साहब मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो इस्तीफा दे रहे हैं। आसिम वकार आ रहा हूँ, तो बोलिए वकार साहब। जो थैंक यू तो किसकी सुनेंगे? आसिफ भाई, थोड़ा इस राउंड में समय कम है। आसिम वकार 20 सेकंड होने। देखिए, अपने पसमानदा समाज के भाइयों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से एक मांग करता हूँ। इनका अल्पसंख्यक मोर्चा तो कर नहीं पाएगा, इनके जितने पसमानदा है वो भी नहीं कर पाएंगे, डरपोक है। मैं कह रहा हूँ जितने बीजेपी में मुसलमान हैं उनमें से कम 2 पसमानदा मुसलमानों को कैबिनेट मंत्री बनाइए और उत्तर प्रदेश से कम 2 पसमानदा मुसलमानों को राज्यसभा भेजिए। ओके, समीर सिंह गो अहेड। और एक राज्य मंत्री बनाइए। और शुक्रिया। अगर आप मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं सर, अब वक्त नहीं है, नहीं तो आज बड़ी कबीर सिंह जी से पूछिए। गलत बात। ओके, समीर सिंह जी गो अहेड, 20 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, हमने ये पहले भी कहा है कि हम जाति और मजहब के आधार पर फैसला बीच में नहीं, आसिफ रिजवी, नो इंटरप्शन। सबके साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं हम। सर 2 मंत्री बनेंगे नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज। विश्वास की बात करते हैं, उसका परिणाम रहा है कि हमने जो विकास किया है वो विकास की धारा नीचे तक गई है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। लोग अनिल दुबे गो अहेड। क्या मुसलमान और बीजेपी के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस ठीक हो पाएंगे? ये निश्चित अनिल दुबे गो अहेड, बोलिए अनिल दुबे जी। कतई ठीक नहीं हो सकते, इनकी नीयत में खोट है और इनकी नीयत सिर्फ आप ही से रिश्ते ठीक रहेंगे मुसलमानों के? नहीं, हम उनके लिए काम करते हैं, हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेने दो नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? प्यार वो भी देना चाहते हैं, ले लेने दो। प्यार कर रहे हैं वो, उनका प्यार दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई उन्होंने एक आयोग बनाया ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, उस आयोग में एक भी पसमानदा समाज के लोगों को नहीं रखा। आप क्या भलाई करना चाहते हो? आप जिस वर्ग के लिए न्याय देना चाहते हो, आपने सच्चर कमेटी को, रंगनाथ मिश्रा कमेटी को, थैंक यू, आपने उस पर कोई काम करने का काम किया? संजय बेचन जी, क्या मुसलमानों के और बीजेपी के कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल रिलेशन ठीक हो पाएंगे इस तरह के सम्मेलनों के जरिए? देखिए, दोनों पक्षों को अपने अपने स्टेटेड पोजीशन से पीछे हट के बात करनी होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी अपने स्टेटेड पोजीशन से पीछे जाकर मुसलमानों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है और राजनीति में संवादों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप
एक बड़ा वर्ग ये है जो कभी नहीं चाहेगा कि मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़े। वो उसको याद दिलाता रहेगा बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दोनों पक्ष अपने स्टेटेड पोजीशन से पीछे हटे, बातचीत हुई और जिस तरह से लाभार्थियों का एक समूह क्रिएट किया है बीजेपी की सरकार ने, जो जाति धर्म के आधार को किनारे रखकर सबको लाभ पहुंचा रहा है, तो मुझे लगता है कि बर्फ तो ब्रजेश जी पिघलेगी। और ये जो बेचैनी मैंने देखी अभी कई लोगों की, मुझे लगता है कि वो बर्फ पिघलने की आहट से डरे हुए लोगों की बेचैनी है। लगता है सर के 15 लाख आ गए खाते में। क्या कहा? देखिए आपकी इस बात से जी क्या कह रहे हैं आप? बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, आप बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आपको पूरा देश सुन रहा है, संयम रखा करें। बहुत शुक्रिया। मेरे खाते में क्या आया है मैं नहीं आपको बताने बहुत वाला। बहुत धन्यवाद। आपके खाते में बहुत कुछ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कहां से आया होगा सबको मैं आप पता है। सबका आभार प्रकट करता हूं आपके कि आप खाते सब के- इस परिचर्चा का हिस्सा बने और आप सब ने अपनी अपनी ओपिनियन रखी। और मैं फिर निवेदन करूंगा कि एक दूसरे की गरिमा, मर्यादा और सम्मान का, व्यक्तिगत सम्मान का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।